Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of class 10th Geography, Lifelines of National Economy. In the previous video, I discussed about the railways, roadways and the pipelines. And in this video, I'm going to explain you about the waterways. Waterways कहते हैं कि सबसे पुराना रास्ता जो है कोई भी देश यूज करता था वो ट्रांसपोर्टेशन वो वाटरवेज ही होता था। और जब से पास्ट इंडिया की बात करते जब से लोगों को याद है तब से इंडिया जो है एक सी फारिंग कंट्री है, समुद्र से कनेक्टेड है और हमारे यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में हम आसानी से जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए हमारा देश काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, मतलब इसीलिए नहीं कह सकते, हमारा देश स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है जो हमें इंडियन ओशन के अंदर तक ले जाता है और जहाँ से हम ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं कहीं से भी। अब ओशन से जो भी सामान जाता है, सी से जाता है या वाटरवे से जाता है, ज़्यादातर वो हैवी और बल्की गुड्स ले जाते हैं। इसमें ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन नहीं होता है, ये ज़्यादातर एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। और हमारे देश में जो टोटल नेविगेशंस हैं वाटरवेज की वो नियर अबाउट 14,500 किलोमीटर की है, जिसमें से मोर देन 5,600 किलोमीटर, मोर देन इससे ज़्यादा किलोमीटर का जो एरिया है ना, वहाँ पे आजकल मैकेनाइज्ड बोट्स का यूज़ होता है, मैकेनाइज्ड बोट्स का। तो ये जो मशीन्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में अगर हम बात करते हैं तो 5 नेशनल वाटरवेज हैं। NW1 जो गंगा नदी पर है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है और 1620 किलोमीटर तो उसकी लेंथ है। दूसरा है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से लेकर सादिया एंड डुगरी तक है, इसकी लंबाई करीबन 891 किलोमीटर आती है। इसी तरीके से डिफरेंट वाटरवेज हैं, आप जरा उनके पढ़ के देखिएगा। और नेम बेसिकली टॉप 3 के ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर्स वगैरह में। तो इसके बाद जो हम आपको डिस्कस करने वाले टॉपिक वो ये है कि ये जो वाटरवेज के नाम मैंने अभी बोला था, ये सब इनलैंड है, ज़मीन के अंदर ज़्यादा किए जाते हैं। ज़मीन के अंदर मतलब देश के अंदर ही अंदर है। एक होता है जो दूसरे देशों के लिए कनेक्टेड होता है, जो बेसिकली समुद्र के द्वारा किया जाता है। और समुद्र से जो हम व्यापार करते हैं, जहाँ से करते हैं, वो एरिया सी पोर्ट होता है, बंदरगाह जिसे हम कहते हैं। और ये समझ लो कि हमारे देश से करीबन ज़्यादातर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर वो हैवी और बल्कि जो मटेरियल होता है वो हम समुद्र के रास्ते से ही करते हैं। हमारे देश की जो कोस्टल लाइन है आपको पढ़ी होगी पहले अपने, जिसमें था 7516.6 किलोमीटर की है। ये हमारे देश की कोस्टल लाइन है और इससे हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो सकते हैं इस कोस्टल लाइन से। हमारे देश का जो 95% जो ट्रेड है ना, 95% वो हम इसी रास्ते से करते हैं, समुद्र के रास्ते से 95%। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 70% आता है। ज़्यादातर जो वैल्यूबल चीज़ें हैं वो हम इससे नहीं बेचते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं कि अब हमारे इंडिया में कितने सारे सी पोर्ट्स आते हैं। अगर हम सी पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले गुजरात में आता है। गुजरात में सी पोर्ट है आपका कांडला। और ये जो सी पोर्ट है आपका कांडला, बेसिकली ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाया गया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि कराची में हमारा एक पोर्ट हुआ करता था। और आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान दैट पोर्ट वाज सेपरेटेड एंड इंडिया वाज इन मच नीड ऑफ अ न्यू पोर्ट बिकॉज ऑल द बर्डन ऑफ द कराची पोर्ट वॉज शिफ्टेड टू द मुंबई पोर्ट। सारा बर्डन उस पर आ चुका था, वहां पे आधा हैवी व्यापार होना था, मतलब हैवी बर्डन था, इतना ज़्यादा वो कर नहीं पाते जितना ज़्यादा उनके बर्डन आ चुका था। सो टू रिड्यूस देयर बर्डन अ न्यू सी पोर्ट वॉज मेड
इन गुजरात एट कांडला। कांडला सी पोर्ट बना दिया गया जिससे हम ऊपर नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स के सामानों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक हमारे देश का जो सबसे बड़ा पोर्ट मानते हैं, आर्टिफिशियल एक नेचुरल हार्बर है, ये है मुंबई सी पोर्ट। मुंबई सी पोर्ट जो है वो एक काफ़ी स्पेशियस जगह है, वेल शेल्टर्ड है, अच्छी तरह से ढकी हुई है, ये बहुत अच्छी जगह है ये, और हमारे देश का सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है। इसके साथ एक नया पोर्ट और आता है इसी के पास, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसी वजह से बनाया गया था ताकि मुंबई पोर्ट के बर्डन को कम किया जा सके। इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्ट पे आते हैं, वो है गोवा में मारमागांव। मारमागांव सी पोर्ट जो है वहां से हम बेसिकली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर था इस साल वो मिस कर दिया गया है बोर्ड की वजह से, बोर्ड के एग्जाम्स में बिकॉज ऑफ कोरोना। तो उस चैप्टर में दिया गया थे काफ़ी सारी माइंस, उसमें दिया गया था कि इस माइन का इस पोर्ट से हम बेचते हैं। तो बस आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि इससे हम काफ़ी ज़्यादा आयरन को भी एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन ओर को दूसरी कंट्रीज़ में। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्ट की, और वो नेक्स्ट पोर्ट आपका कर्नाटका में है और इसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो वहाँ पर कुद्रेमुख माइन का आयरन ओर आता है और वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आसपास बहुत सारी माइंस हैं, बिलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट पाई आती है यहाँ पे आयरन ओर की, तो यहाँ पे बहुत सारी माइंस अवेलेबल हैं। इसके बाद हम जो इस एरिया में जो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट का सबसे साउथ में जो पोर्ट आता है वो कोची पोर्ट है। कोची यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये एक तरीके से लगून पे बना हुआ है। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं अपनी ईस्टर्न साइड पे। ईस्ट के साउथ में सबसे जो आता है वो टूटीकोरिन, और इंडिया का सबसे साउथ का पोर्ट टूटीकोरिन ही आता है। और यहाँ से हम जो दूसरी आइलैंड कंट्रीज इंडिया के नेबरिंग उनसे कनेक्टेड रहते हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स वगैरह है। अब इसके बाद हमारा एक नया पोर्ट और आता है, थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, वो चेन्नई पोर्ट। चेन्नई भी हमारे देश में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट गिना जाता है और आफ्टर मुंबई इस ट्रेड के मामले में ही आता है। बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह यहाँ से लद के जाते हैं शिप के अंदर, बहुत बड़े बड़े कार्गोस वगैरह जाते हैं। ओके, इसके बाद जब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट आता है। विशाखापट्टनम ये पोर्ट भी एक लैंडलॉक पोर्ट है, काफ़ी सेफ जगह है, यहाँ पे ज़्यादा डर नहीं है ओशीज वगैरह का। इसके बाद अब ये मत सोचना कि वहाँ पर ओशी नहीं आता है, लैंडलॉक पोर्ट है ये, बेसिकली लैंड फैसिलिटीज ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पर। अब इसके बाद थोड़ा उड़ीसा में चलते हैं तो पारादीप पोर्ट आता है हमारा। तो पारादीप पोर्ट जो है वो भी बेसिकली आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि आसपास के छत्तीसगढ़, झारखंड में काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता है। उड़ीसा में भी है, क्योंकि हमारी एक बेल्ट जो है वो उड़ीसा झारखंड बेल्ट ही है। मयूरभंज, केतुरजोहा, ये नाम काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे आपने आयरन ओर बेल्ट्स के लिए। तो यहाँ से हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा ऊपर आते हैं, और ऊपर जो पोर्ट आता है वो है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो एक तरीके से हुगली रिवर पे बना हुआ है, ओशी में नहीं है, इसीलिए कंटिन्यूस ड्रैगिंग ऑफ हुगली रिवर इज नेसेसरी। जरूरी है यहाँ से लगातार वो पानी बहता रहे, तभी तो वहां से शिप निकल पाएंगे। लेकिन कोलकाता पोर्ट भी बहुत ज्यादा बर्डन है, और उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए एक नया पोर्ट बनाया गया था, नया पोर्ट, और उस पोर्ट का नाम था हल्दिया। ये भी कोलकाता पोर्ट के बर्डन को, ये भी मतलब ये पोर्ट कोलकाता पोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया था। तो इस तरीके से ये हमारे डिफरेंट सी पोर्ट्स आते हैं। और बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट बहुत ईजी है ना याद करना, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मारमागांव, न्यू मैंगलोर पोर्ट, और कोची, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड हल्दिया। इस तरीके से सारे पोर्ट आपको याद भी हो जाएंगे, एक बार बस आप इन्हें पढ़ के लाइन से लगाते जाना, सब कुछ याद हो जाएगा इसमें आपको। चलिए, तो ये था आपका सी पोर्ट्स। अब इसके बाद हम इस वीडियो में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपके एयरवेज। कहते हैं द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ना वो एयरवेज ही है। और हम सब जानते हैं कि आज एक इंसान की लाइफ में एयरवेज कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वाटरवेज हो, रोडवेज हो, सबके सामने हर्डल्स आते हैं। बड़े बड़े माउंटेन्स आ जाए, ओशीन में तूफान आ जाए, तो सब हर्डल्स हैं। लेकिन एयरवेज एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके सामने हर्डल्स काम नहीं करते हैं। हर चीज को, चाहे बड़े बड़े ओशियन स्ट्रेच हों, चाहे माउंटेन्स
रेंज हो, चाहे कुछ भी हो, इट कैन ईजिली क्रॉस इट। आसानी से उसे क्रॉस भी किया जा सकता है। हमारे देश में नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऐसे हैं जो लगभग इनएसेसिबल है, और वहां पर लगभग पहुंच पाना एयरवेज की वजह से ही पॉसिबल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और हम ईस्टर्न में चले आए तो वहां पर भी ऐसा ही कंडीशन है। तो हमारे देश में अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो 1953 से एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया था। अब हमारे देश में शेड्यूल्ड एयरलाइंस भी हैं और नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइंस भी हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आते हैं। एयर इंडिया का नाम सुना होगा आपने, इंडिगो, बहुत सारी तरीके की एयरलाइंस आज हमारे देश में अवेलेबल है। शेड्यूल्ड जिनका एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, एंड नॉन शेड्यूल्ड जो प्रॉपर टाइम टेबल से नहीं, जब आप उन्हें बुक करेंगे वो तैयार हो जाएंगे। और हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड सर्विस अपनी सर्विस देता है, जिसकी वजह से ऑयल इंडिया का काफी ज्यादा कारोबार आगे बढ़ रहा है। तो ये था आपके इस वीडियो में आज के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट से अलग चीज से पढ़ेंगे, एंड यू हैव टू वेट फॉर इट। टिल देन, गुड बाय।